हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय तीसरा है। यहां पर हम लोग पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के अध्याय में हम लोग हमारे ग्रहों की जो गतियां हैं उनके बारे में जानेंगे, खास करके पृथ्वी की जो गति हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोगों ने अध्याय 1 में पढ़ा था कि हमारे सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं ये 2 प्रकार की गतियां करते हैं। एक तो ये अपने अक्ष पर घूमते हैं और इसके साथ ही ये सूर्य की परिक्रमा भी लगाते हैं। तो यही गतियां हमारी पृथ्वी भी करती है। पृथ्वी भी हमारे अपने अक्ष पर घूमती है, साथ ही साथ सूर्य की परिक्रमा भी लगाती है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये दोनों जो गतियां हो रही हैं, अपने अक्ष पर घूर्णन और साथ ही सूर्य का परिक्रमण, तो ये हमें महसूस क्यों नहीं होता है। देखिए, महसूस ना होने का रीजन ये है कि ये दोनों जो गतियां हैं, चाहे वो घूर्णन गति हो या फिर परिक्रमण गति हो, ये दोनों लगातार हो रही हैं और लगातार होने की वजह से हम इन्हें महसूस नहीं कर पाते हैं। मान लेते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करना बंद कर दे, तो क्या होगा। देखिए, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर देगी तो ये होगा कि पृथ्वी के आधे हिस्से में प्रकाश रहेगा और आधा हिस्सा जो है अंधकार में डूब जाएगा। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की वजह से ही यहाँ पर दिन और रात में परिवर्तन आता है। इसके अलावा हमारे मौसम में जो परिवर्तन है वो मौसमी परिवर्तन भी अपने अक्ष पर घूर्णन की वजह से ही आते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 13.5 डिग्री झुकी हुई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पृथ्वी का अक्ष एकदम लंबवत नहीं है बल्कि ये हल्का सा झुका हुआ है। तो ये पृथ्वी अपने अक्ष पर 13.5 डिग्री झुकी हुई है और इसका जो अक्ष है इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। कक्षीय सतह का मतलब वह दीर्घवृत्ताकार पथ जिस पर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो उसकी जो कक्षीय सतह है वहां पर ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो यहां पर बताया भी गया है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहा जाता है। तो यहां पर ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी की आकृति के बारे में या आकार के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकदम गोल नहीं है, यह ध्रुवों की तरफ हल्की सी चपटी हुई है और मध्य में हल्की सी उभरी हुई है। इसी वजह से इसको भू आब कहा जाता है। तो भू आब होने की वजह से इसके आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और आधे भाग पर ही दिन रहता है, जबकि शेष जो आधा भाग है उस पर प्रकाश नहीं पहुंचता है और उस आधे भाग में रात होती है। जैसा कि आप यहां पर इमेज में देख भी पा रहे होंगे, यहां पर सूर्य से प्रकाश आ रहा है और पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट कर रही है। तो आप देख रहे हैं आधे भाग में यहां पर प्रकाश है और आधा भाग जो है अंधकारमय है। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति व्रत, इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर पृथ्वी का जो आधा जो पार्ट है ये प्रकाश में है और आधा पार्ट जो है ये अंधकार में है। तो इसको जो है प्रदीप्ति व्रत बोला जाता है। यानी ग्लोब पर वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे हम प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह व्रत जो है अक्ष के साथ नहीं मिलता है, क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 13.5 डिग्री झुकी हुई है। तो यह व्रत जो है अक्ष के साथ नहीं मिलता है बल्कि अक्ष से थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। पृथ्वी की जो गति है, घूर्णन गति की अगर हम बात करें तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व यानी इस साइड से इस साइड में घूर्णन गति कर रही है। पश्चिम से पूर्व ये घूर्णन गति करती है। तो यह पश्चिम से पूर्व लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में एक घूर्णन अपना पूरा करती है। और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यानी पृथ्वी घूर्णन जो अपना एक पूरा करती है उसको पृथ्वी दिन कहा जाता है। और यह पृथ्वी की जो है दैनिक गति होती है। यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको पहले डिस्कस की थी वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगा, तो सूर्य की तरफ वाला जो भाग होगा वहां पर रोशनी रहेगी और पीछे वाले भाग में हमेशा अंधकार रहेगा। घूर्णन गति के प्रभाव से कोरियोलिस बल की उत्पत्ति भी होती है। कोरियोलिस बल की वजह से उत्तरी गोलार्ध में पवनें जो होती हैं ये अपने दाहिनी ओर, देखिए कोरियोलिस बल के बारे में हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं है टॉपिक, हालांकि मैंने इसमें शामिल कर दिया है ताकि समझ में आए। कोरियोलिस बल की वजह से जो पवनें होती हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो कोरियोलिस बल की उत्पत्ति भी जो है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन की वजह से होती है। घूर्णन के बाद आ जाती है परिक्रमण गति। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की चारों ओर परिक्रमा भी लगाती है और यह सूर्य की चारों ओर लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दीर्घवृत्ताकार कक्षा में इसकी परिक्रमा लगाती है और इसे पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। देखिए, यहां पर 2 बातें इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है उसकी स्पीड 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि पृथ्वी जो सूर्य का परिक्रमण कर रही है, जो परिक्रमण गति है वो 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। ये याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पृथ्वी के द्वारा सूर्य की जो परिक्रमा करने में समय लगता है वो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 40 सेकंड का समय लगता है। हम अपनी सुविधा के लिए 365 दिन ही मान लेते हैं, बाद बाकी जो 6 घंटे का समय है उसको हम बाद में ऐड करते हैं।
जो अतिरिक्त 6 घंटे बचते हैं उनको हम प्रत्येक चौथे साल में ऐड कर लेते हैं। तो प्रत्येक चौथे साल में ऐड करने पर क्या हो जाता है, 24 घंटा बन जाता है, अर्थात एक दिन तैयार हो जाता है। तो इसे हम अधिवर्ष के रूप में, लीव ईयर के रूप में उस साल में हम एक दिन जोड़ देते हैं। ऐसे करके उस साल में 366 दिन हो जाते हैं। और ये जो अतिरिक्त एक दिन है इसको हम फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं। इस वजह से लीप ईयर वाली जो फरवरी होती है वो 29 दिन की हो जाती है। अब देखिए यहां पर ऋतु परिवर्तन के बारे में बताया गया है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने की वजह से ही हमारी ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। तो ऋतुओं में जो परिवर्तन आता है वो पृथ्वी की सूर्य के परिक्रमा लगाने की वजह से, पृथ्वी की स्थिति में जो परिवर्तन आता है उसकी वजह से ऋतुओं में परिवर्तन आता है। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर पृथ्वी की जो 4 स्थितियां हैं वो दर्शाई गई हैं। और पृथ्वी की इन स्थितियों की जो तिथियां हैं ये लगभग निश्चित हैं। इन सभी स्थितियों में पृथ्वी का जो अक्ष है सदैव एक ही दिशा में झुका रहता है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर 13.5 डिग्री झुकी हुई है। और ये सभी जो स्थितियां, इन सभी स्थितियों में आप देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर सदैव झुकी हुई है। तो यहां पर हम बारी बारी से उन सभी स्थितियों को देख लेते हैं, कौन कौन सी स्थितियां हैं। सबसे पहले आ जाती है 21 जून की स्थिति। देखिए 21 मार्च के बाद, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, 21 मार्च के बाद क्या होता है कि सूर्य उत्तरायण होने लगता है। उत्तरायण का मतलब कि उत्तरी गोलार्ध की ओर, ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। इसकी वजह से ये होता है कि उसी वजह से उत्तरी गोलार्ध में जो दिन की अवधि है ये भी बढ़ने लगती है, जिससे कि उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च के बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन होना स्टार्ट हो जाता है। और ये सूर्य कब तक उत्तरायण होता है, कब तक ऊपर में उत्तरी गोलार्ध में बढ़ता है, ये बढ़ता है 21 जून की अवधि तक। 21 जून पर जाकर ये रुक जाता है। 21 जून पर ये कर्क रेखा पर जाकर ये रुक जाता है। मतलब कर्क रेखा तक की इसकी सीमा है। कर्क रेखा से ऊपर सूर्य नहीं बढ़ता है, वहीं तक ये रुक जाता है। तो 21 मार्च से लेकर 21 जून की जो अवधि है उसको उत्तरायण अवधि कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में सूर्य लगातार ऊपर की ओर बढ़ता है, उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ता है। 21 जून को सूर्य की जो किरणें हैं ये कर्क रेखा पर, यानी 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, इस पर लंबवत चमकती हैं। यानी कि 21 जून वाले दिन सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। और इस दिन अगर हम बात करें तो इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। यानी इस दिन जो है 21 जून वाले दिन में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। तो ये जो स्थिति है इस स्थिति को ग्रीष्म अयनात, समर सोलस्टाइस या उत्तर अयनात भी कहा जाता है। देखिए इस समय उत्तरी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसका रीजन ये है क्योंकि लगातार जो उत्तरी गोलार्ध है ये सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर रहा होता है और सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधे पड़ने की वजह से उत्तरी गोलार्ध में अच्छी खासी ऊष्मा प्राप्त होती है। तो इसी वजह से यहाँ पर गर्मी का मौसम होता है। जबकि इसी समय में जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने की वजह से यहाँ पर कम मात्रा में ऊष्मा मिल पाती है। तो इसी वजह से यहाँ पर शीत ऋतु होती है। इसके अलावा 21 मार्च से जैसे ही सूर्य उत्तरायण होना यानी उत्तरी गोलार्ध को प्रकाशित करना स्टार्ट करता है, वैसे जो आपका उत्तरी ध्रुव है ये भी प्रकाशित होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो है 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव प्रकाशित होता रहता है। यानी लगातार 6 महीने तक उत्तरी ध्रुव पर दिन रहता है। अब आप लोग सोचेंगे 6 महीने तक उत्तरी ध्रुव पर दिन क्यों है, जबकि इसी समय में दक्षिणी ध्रुव जो है लगातार 6 महीने तक अंधेरे में डूबा रहता है। आप लोगों के सामने यहाँ पे मैंने डायग्राम दिया है। इस डायग्राम को आप ढंग से समझेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ये अक्ष है, इस पर झुकी हुई है और अक्ष जो है 13.5 डिग्री अंश झुका हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारे जो ध्रुव हैं, ध्रुव भी तो हल्के हल्के झुके हुए हैं। अभी यहाँ पे सिचुएशन चल रही है आपकी, जब सूर्य जो उत्तरायण हो रहा है वो वाली सिचुएशन चल रही है। यानी कि 21 मार्च से जो सिचुएशन है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। तो आप देख पा रहे हैं 21 मार्च के बाद जो सूर्य की किरणें हैं ये लगातार उत्तरी ध्रुव पर तो पड़ रही हैं, जबकि दक्षिणी ध्रुव, चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसी वजह से दक्षिणी ध्रुव जो है हल्का सा पीछे चला गया है। प्रदीप्त व्रत जो है उसमें अंधेरे वाले व्रत में ये चला गया है। तो दक्षिणी ध्रुव में लगातार अंधकार बना हुआ है और ये उत्तरी ध्रुव चूंकि सामने पड़ रहा है, सूर्य की किरणों के सामने पड़ रहा है, तो लगातार यहाँ पे सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा है। तो लगातार यहाँ पर 6 महीने तक रोशनी रहेगी। देखिए इसके बाद है 22 दिसंबर की स्थिति। 22 दिसंबर की स्थिति को समझने से पहले जो आपका डायग्राम दिया गया उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमने 21 जून की जो स्थिति थी वो हमने जानी थी। हमने पढ़ा अभी कि 21 मार्च से सूर्य जो है उत्तरायण होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए 21 मार्च को क्या होता है, 21 मार्च को सूर्य की जो किरणें हैं ये विषुववृत्त पर लंबवत पड़ रही होती हैं और जैसे ही पृथ्वी आगे अपना परिक्रमण आगे बढ़ाती है तो वैसे वैसे सूर्य की जो किरणें होती हैं उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की ओर बढ़ती जाती हैं। फिर 21 जून वाली एक सिचुएशन आती है। 21 जून को सूर्य की जो किरणें हैं ये कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं। अब 21 जून के बाद फिर डेट आती है आपकी 23 सितंबर। देखिए 21 जून के बाद क्या होता है कि सूर्य जो है कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाता है। कर्क रेखा एक सीमा है, कर्क रेखा से ऊपर सूर्य की किरणें नहीं जाएंगी।
कर्क रेखा पर ही लंबवत चमकेंगी और बाद बाकी जो ऊपरी अक्षांश होंगे, कर्क रेखा के ऊपर वाले जो अक्षांश होंगे, वहां पर किरणें जो है तिरछी पड़ती हैं। 21 जून के बाद जैसे ही पृथ्वी आगे बढ़ती है तो वैसे क्या होता है, जो कर्क रेखा पर जब सूर्य लंबवत चमक रहा था वो किरणें अब जो है नीचे की तरफ आती जाती हैं, सूर्य जो नीचे की तरफ आता जाता है। तो 23 सितंबर तक आते आते फिर से सूर्य जो है विषुवत व्रत यानी इक्वेटर लाइन पर लंबवत चमकने लगता है। 23 सितंबर से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो 23 सितंबर के बाद क्या होता है, 23 सितंबर के बाद जो सूर्य जो है ये दक्षिणी गोलार्ध को प्रकाशित करना स्टार्ट कर देता है। दक्षिणी गोलार्ध यानी कि जो मकर रेखा है, मकर रेखा की साइड में सूर्य बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे करके आप यहां पर देखेंगे कि जो 22 दिसंबर वाली स्थिति है, 22 दिसंबर वाली स्थिति में सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है। तो ऐसे करके सर्किल यहां पर ही चलता है। तो इसी के अकॉर्डिंग ऋतुओं में परिवर्तन आता है। तो यहां पर 22 दिसंबर की स्थिति में हम देखेंगे, यहां पे बताया गया कि 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक जो पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है ये प्रकाशित होता रहता है, जिससे कि दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक दिन होता है और इसी समय में उत्तरी ध्रुव जो है अंधकार में डूबा होता है। इसके अंतर्गत जो 23 सितंबर से लेकर 22 दिसंबर की जो अवधि है इसको दक्षिणायन कहा जाता है, यानी इस दौरान सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है इस पर लंबवत चमक रहा होता है और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। अब वहीं उत्तरी गोलार्ध को देख लेते हैं। देखिए, चूंकि जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस समय जो 22 दिसंबर वाली स्थिति है, इस समय सूर्य की जो सीधी किरणें होती हैं मकर रेखा पे पड़ रही होती हैं, तो परिणाम स्वरूप दक्षिणी गोलार्ध में अधिक प्रकाश मिल रहा होता है। इसकी वजह से यहाँ पर ऊष्मा भी अच्छी खासी मिल रही होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव होता है। जबकि इसकी एकदम अपोजिट कंडीशन उत्तरी गोलार्ध की होती है। उत्तरी गोलार्ध में इस समय सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही होती हैं। तिरछी किरणें पड़ने की वजह से उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश कम मात्रा में मिल रहा होता है और इस वजह से उत्तरी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होती है। तो इस अवस्था को जो है शीत अयनात अथवा दक्षिण अयनात कहा जाता है। अब यहाँ पर नोट करके कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, कई बार एक पूछा भी जाता है कि वो कौन सा देश है कि जो क्रिसमस जो है गर्मियों के सीजन में मनाता है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है, चूंकि ऑस्ट्रेलिया की स्थिति आप देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, तो इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस का पर्व है वो ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। जबकि बाद बाकी जो दुनिया के देश हैं, जो कि उत्तरी गोलार्ध में पड़ने वाले देश हैं, उन सभी में जो क्रिसमस का पर्व है वो शीत ऋतु में मनाया जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में ये ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। अब यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर जो विषुव की स्थिति है, ये वाली स्थिति का वर्णन किया गया है, यानी इन दो स्थितियों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो जैसा कि हम आपको पहले ही समझा चुके हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य की जो किरणें हैं ये आपके इक्वेटर लाइन पर सीधी चमकती हैं और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है। यानी यहाँ पर इस अवस्था में क्या होता है, दोनों ध्रुव जो है इक्वल स्थिति में होते हैं, यानी कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो परिणाम स्वरूप इस स्थिति को जो है इक्विनॉक्स कहा जाता है, यानी विषुव कहा जाता है। यानी इस स्थिति पर 21 मार्च और जो 23 सितंबर वाली स्थिति है, इस स्थिति पर पूरे पृथ्वी पर दिन और रात 12-12 घंटे के ही होते हैं, इससे कम और ज्यादा के नहीं होते हैं। 23 सितंबर को अगर बात करें तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में जो है शरद ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में इस समय बसंत ऋतु होती है। जबकि 21 मार्च की स्थिति की अगर बात करें तो 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु का आगमन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु चल रही होती है। तो इसी वजह से 21 मार्च वाली स्थिति को बसंत विषुव यानी स्प्रिंग इक्विनॉक्स और 23 सितंबर वाली जो स्थिति है इसको शरद विषुव यानी ऑटोमन इक्विनॉक्स कहा जाता है। अब देखिए, यहां पर मैंने कुछ अतिरिक्त तथ्य यहां पर ऐड कर दिए हैं, ये आपकी किताब में नहीं बताए गए हैं, हालांकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो उपसौर पूछा जाता है और दूसरा अपसौर पूछा जाता है। देखिए, उपसौर एक ऐसी खगोलीय घटना है जब पृथ्वी जो है सूर्य के अत्यंत पास होती है, यानी इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है 147.5 मिलियन किलोमीटर होती है। तो इस घटना को उपसौर कहा जाता है और ऐसी स्थिति जो है सामान्यतः 3 जनवरी को होती है। ये 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नजदीक होती है। इसके बाद आ जाती है अपसौर अवस्था। तो अपसौर वाली घटना में पृथ्वी जो है सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होती है, यानी इस समय पृथ्वी जो है सूर्य से लगभग 152.6 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर होती है और यह जो घटना है ये सामान्यतः 4 जुलाई को होती है। तो इसे जो है अपसौर कहा जाता है। ये दोनों ही कई बार पूछे गए एग्जाम में, इस वजह से मैंने यहां पर इसको रख दिया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों से मैं एक गुजारिश करूंगा कि अब आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग इस अध्याय से संबंधित जो अभ्यास प्रश्नों वाला वीडियो है वो भी अवश्य देखा कीजिए, ताकि जो भी चीजें आपने यहाँ पर सीखी हैं उनका आप अभ्यास कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।